हेलो दोस्तों, मैं अजीत मौर्य एक बार पुनः जुड़ चुका हूँ आपके साथ। और आज हम लोग की जो चर्चा होने वाली है वो आपके न्यूट्रिशन साइंस पर होगी। और न्यूट्रिशन साइंस पर विशेष करके ये हम लोग का जो क्लास है रिवीजन क्लास होगा। और इसमें हम प्रारंभिक कुछ बिंदुओं को देखने का प्रयास करेंगे। और हमारा प्रयास होगा कि हम आपको कुछ इस तरह से बताएं, कुछ इस तरह से समझने का प्रयास करेंगे जिससे आप उसे लंबे समय तक याद रख सकें। चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं तो सभी से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अपने भी जो भी आपकी समस्या हो वहाँ पे कमेंट करिए। चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे जब बात होती है न्यूट्रिशन साइंस की, यानी कि पोषण विज्ञान, तो पोषण की बात हो रही है तो सोचने की बात है कि हम लोग जो भी खाते हैं उसका हमारे शरीर में होता क्या है। सबसे पहले जब किसी को कुछ भी नहीं पता था तो सबसे पहले किसी के दिमाग में यह बात आई होगी कि आखिर इतना सारा हम लोग सुबह नाश्ता करते हैं, पानी पीते हैं, ये खाते हैं, वो खाते हैं, ये सब होता क्या हमारे शरीर में। तो यहीं से की बात करें कि एक वैज्ञानिक थे आपके ग्रीक के, जिनका नाम होता है हिपोक्रेटस। क्या नाम था? हिपोक्रेटस। कहाँ के थे? आपके ग्रीक के थे। इन्होंने ही सबसे पहले यह जानने का प्रयास किया था, हिपोक्रेटस ने ही सबसे पहले यह जानने का प्रयास किया कि हम जो खाते हैं उसका हमारे शरीर के अंदर क्या होता है। हम जो खाते हैं उसका हमारे शरीर के अंदर क्या होता है। तो सबसे पहले यह जानने का प्रयास कौन किया? हिपोक्रेटस ने किया था। चलिए अगला पॉइंट देखिए। एक आपका नाम आता है सैटोरियो सेक्टोरियम। नाम देख लीजिए, सैटोरियो सेक्टोरियम। इन्होंने भोजन के चयापचय संबंधित पर प्रयोग का कार्य किया। भोजन के चयापचय पर संबंधित प्रयोग पर कार्य किया। और इन्होंने कब किया? 1561 से 1636 में। 1561 से 1636 के बीच में इन्होंने भोजन के चयापचय संबंधित प्रयोग पर कार्य किया। और अगर हम बात करें सेक्टोरियम, ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो आपके ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? इटली के वैज्ञानिक थे। इटली के वैज्ञानिक थे। चलिए, तो हिपोक्रेटस ने यह सोचा कि आखिर हम लोग जो खाते हैं उसका होता क्या है, और इन्होंने उसके चयापचय पर संबंधित प्रयोग पर कार्य किया, यानी उस पर प्रयोग किया इन्होंने। अगली बात आती है, अगला पॉइंट, पाचन के बाद भोजन ऊर्जा के रूप में बदल जाता है। इस बात को किसने बताया? इतनी बातें अब तक हो चुकी थी कि हम जो लोग खाते हैं उसका क्या होता है, कोई चयापचय पर कार्य कर रहा है, लेकिन सबसे पहले किसने बताया कि पाचन के बाद
भोजन ऊर्जा के रूप में बदल जाता है, यानी कि पाचन के बाद भोजन ऊर्जा के रूप में बदल जाता है। यह बात किसने बताया? तो नाम आपका आता है एंटोनी लेवाइजर। एंटोनी लेवाइजर। एंटोनी लेवाइजर आपके फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, यानी कि कहाँ के थे? फ्रांस के वैज्ञानिक थे। फ्रांस के वैज्ञानिक थे और इन्होंने इसे बताने का कार्य कब किया? 18वीं शताब्दी में। 18वीं शताब्दी में इन्होंने बताया कि भोजन के बाद ऊर्जा के रूप में, भोजन जो है पाचन के बाद ऊर्जा के रूप में प्रदत्त हो जाता है। और इन्होंने इस बात को 18वीं शताब्दी में बताया। कौन बताया? एंटोनी लेवाइजर ने बताया। अब हमें पता है कि ये जो एंटोनी लेवाइजर हैं, ये आपके इंडिया के तो है नहीं, ये फ्रांस के वैज्ञानिक हैं। और इन्होंने इस मुख्य बात को बताया, यही कारण था कि इनको पोषण का पितामह, एंटोनी लेवाइजर को देखिए, पोषण का पितामह, पोषण का पितामह, और इन्हें रसायन का पिता भी कहा जाता है। पोषण का पितामह, रसायन का पिता भी कहा जाता है। और इन्होंने 1770 में मेटाबॉलिज्म का कॉन्सेप्ट विकसित किया। 1770 में मेटाबॉलिज्म मतलब चयापचय का कॉन्सेप्ट दिया। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो यहीं पे आपका पूछता है कि जैसे कि न्यूट्रिशन का पितामह, फादर ऑफ न्यूट्रिशन इन इंडिया, आपके जब इंडिया की बात होगी तो आपके दूसरे होंगे, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ न्यूट्रिशन, तो आपके एंटोनी लेवाइजर हो जाएंगे, क्योंकि ये फ्रांस के वैज्ञानिक थे। चलिए अगले पॉइंट को देखते हैं। अगला पॉइंट आता है, स्वतंत्र भारत में पोषण अनुसंधान शुरू करने के जिम्मेदार व्यक्ति। स्वतंत्र भारत में पोषण अनुसंधान शुरू करने के जिम्मेदार व्यक्ति की बात होती है, तो आपके कौन होते हैं? केलुथुर गोपालन। अब देखिए, स्वतंत्र भारत की बात हो रही है कि स्वतंत्र भारत में पोषण अनुसंधान शुरू करने के जिम्मेदार व्यक्ति, तो कोलुथर गोपालन का नाम आता है। और स्वतंत्र भारत में इन्होंने पोषण संबंधी अनुसंधान को शुरू किया था, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ न्यूट्रिशन इन इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो इनको क्या जानेंगे? फादर ऑफ न्यूट्रिशन इन इंडिया। इतनी बातें हिस्ट्री के ऊपर हो गई, न्यूट्रिशन के इतिहास के ऊपर हो गई। तो अगला हम देखते हैं इसी में। अगला आपका पॉइंट आता है आहार। ये हिस्ट्री की बातें हो गई, न्यूट्रिशन के इतिहास से संबंधित जो मुख्य बातें थीं यहाँ पे हमने चर्चा किया। और हमारा जो अगला टॉपिक आता है आहार। अगर हम आहार की बात करते हैं तो आपका आहार दो प्रकार का होता है। एक आपका होता है संतुलित और एक आपका होता है असंतुलित।
आहार आपके दो हो गए, एक आपका हो गया संतुलित, एक आपका हो गया असंतुलित। और आपको पता है संतुलित आहार वह आहार है जिसमें सभी पोषक तत्व सही मात्रा में, सभी पोषक तत्व सही मात्रा में एवं सही रेशियो में उपस्थित होते हैं, उसे ही संतुलित आहार कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, सभी पोषक तत्व सही मात्रा में एवं सही रेशियो में, यानी कि उनका अनुपात भी ए ना कि हो कि एक तत्व बहुत अधिक मात्रा में, जैसे कि हम लोग फैट बहुत अधिक खा लें और जो है कार्बोहाइड्रेट को ना लें, या प्रोटीन मात्रा में अधिक ले लें और वसा को ना लें। तो इस प्रकार से इनको जानेंगे संतुलित। और वहीं पर असंतुलित की बात होगी तो असंतुलित आहार वह आहार है जिसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित ना हो या उनकी मात्रा सही रेशियो में ना हो, तो उसी को ही हम लोग असंतुलित भोजन कहेंगे। अब देखिए संतुलित असंतुलित की बात जब भी करते जब हम लोग आहार आयोजन की बात करते हैं, तो आहार आयोजन करते समय किसी व्यक्ति की ऊर्जा आवश्यकता के निर्धारण के लिए, क्योंकि आहार आयोजन का मुख्य बिंदु होता है आहार आयोजन की अगर हम बात करें, आहार आयोजन। अब देखिए यहीं पर एक बात आती है कि एक संतुलित आहार किसी व्यक्ति के लिए तैयार संतुलित आहार क्या हर व्यक्ति के लिए वह संतुलित आहार होगा? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। कारण इसका क्या है? क्योंकि हर व्यक्ति जो है उसकी लंबाई अलग है, उसका लिंग अलग है और उसका कार्य अलग है। तो आहार आयोजन करते समय मुख्य रूप से 3 बातें आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं और इसी के आधार पर आहार आयोजन किया जाता है। और इसी के आधार पर हम किसी व्यक्ति के लिए कह सकते हैं कि यह भोजन उस व्यक्ति के लिए संतुलित है या असंतुलित है। तो कौन कौन से मुख्य 3 बिंदु हैं आपसे परीक्षा में पूछता है और आपको जानना चाहिए। तो आपका आता है आयु, बहुत डिपेंड करता है कि व्यक्ति की आयु कौन सी है, किशोरावस्था है, बाल्यावस्था है, प्रौढ़ावस्था है, वृद्धावस्था है। उसके हिसाब से हम लोग उसके पोषक तत्वों की मात्रा को कम ज़्यादा करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर बालक वृद्धि की अवस्था में है तो उसके शरीर के निर्माण होना अर्थात प्रोटीन की अधिक आवश्यकता होगी। लेकिन यदि व्यक्ति एडल्ट हो गया है तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो उसके शरीर में टूट फूट हो रही है कोशिकाओं के, उसके निर्माण के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होगी। उस एडल्ट की अवस्था में उसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होगी, वसा की आवश्यकता होगी, जिस प्रकार से उसकी कार्यशैली है। तो दूसरा आपका बिंदु आता है आपका कार्य, कि व्यक्ति कौन सा कार्य कर रहा है, भारी कार्य कर रहा है कि नॉर्मल कार्य कर रहा है, मेंटल वर्क कर रहा है, तो किस प्रकार का व्यक्ति कार्य कर रहा है और उसके लिए कौन सा तत्व, यानी कि आपके 2 हो गए आयु, कार्य। और आपका तीसरा आता है लिंग। लिंग की भी बहुत अहम भूमिका होती है आहार आयोजन में। तो आहार आयोजन के लिए आपके 3 मुख्य बिंदु हो गए और इन्हीं के आधार पर किसी व्यक्ति के लिए हम एक संतुलित और असंतुलित आहार की बात करते हैं। कोई भी किसी एक व्यक्ति के लिए रिकमेंडेड डाइट जो होती है वह सभी के लिए रिकमेंडेड डाइट नहीं हो सकती, वो सभी के लिए संतुलित आहार नहीं हो सकता, क्योंकि जो संतुलित आहार होता है ये निम्न 3 बातों पर डिपेंड करता है। चलिए अब इससे संबंधित कुछ शब्दावलियाँ आती हैं जिसे हमें जानना होगा और इसे हम आसान से आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपकी बात आती है डाइट। लोगों का जब स्वास्थ्य खराब होता है या मोटे हो जाते हैं तो उनको कहा था अपने डाइट में परिवर्तन लाइए, अपने डाइट को कम करिए। तो डाइट क्या चीज़ है? डाइट एक व्यक्ति का एक दिन में जितना भोजन, एक व्यक्ति एक दिन में जितना भोजन ग्रहण करता है, भोजन की वह मात्रा उस व्यक्ति का एक दिन का डाइट कहलाता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति एक दिन में अमाउंट ऑफ फूड, यानी कि भोजन की कितनी भोजन की मात्रा, कोई भी व्यक्ति एक दिन में कितनी भोजन की मात्रा ग्रहण कर रहा है, उसी को हम लोग डाइट के नाम से जानते हैं। और ये आपसे कहीं न कहीं मिलान के रूप में नेट जेआरएफ में और आपके टीजीटी पीजीटी में आपका यह क्वेश्चन कई बार देखा गया है भिन्न भिन्न रूपों में।
अगला हमारा पॉइंट आता है डिप्रेसेस एपेटाइट। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखिए, डिप्रेसेस एपेटाइट, एपेटाइट, बात आती है डिप्रेसेस एपेटाइट। तो इस टर्म को समझने से पहले सबसे पहले हम इसकी हिंदी को जानेंगे। तो इसमें देखेंगे आप लोग, अगर हम एपेटाइट की बात करें तो एपेटाइट की हिंदी जो होती है वो आपकी होती है भूख। यानी कि यह जो टर्म है यह कहीं ना कहीं भूख से संबंधित है। और अगर हम डिप्रेसेस की बात करें तो डिप्रेसेस को देखेंगे आपका दबाव, अवसादग्रस्त या उदास, इस तरह से मिलेगा। यानी कि दबाव, दबाव यानी दबा हुआ, अवसादग्रस्त हो गया, दबा हुआ हो गया, और इसका हो गया भूख। यानी कि व्यक्ति किसी न किसी कारक, किसी न किसी अवसाद के कारण भूख से ग्रसित है। अब अवसाद क्या हो सकता है? तो डिप्रेसेस एपेटाइट यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति के भोजन को प्रतिबंधित कर दिया जाता है, और इस अवस्था में व्यक्ति समय से पहले ही खुद को भूखा महसूस करता है। अब देखिए यहाँ पर अवसादग्रस्त है, भूख है। यानी कि भूख तो लगी है, लेकिन एक समस्या से ग्रस्त है कि वह अपनी भूख को नहीं मिटा सकता। अब उसकी समस्या क्या हो सकती है? या तो उसे भोजन के लिए मना किया गया हो, या तो वह व्यक्ति व्रत हो आपका। तो इस स्थिति में अर्थात डिप्रेसेस एपेटाइट वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति के भोजन को प्रतिबंधित कर दिया जाता है, और इस अवस्था में व्यक्ति समय से पहले ही खुद को भूखा महसूस करता है। अर्थात यदि कोई भी व्यक्ति है जो नॉर्मली दिनचर्या में आपका दोपहर के 12 बजे भोजन करता है, लेकिन अगर वह व्यक्ति व्रत है, जबकि अपने प्रतिदिन की अपेक्षा कार्यशैली में कार्य को नहीं कर रहा है, नॉर्मली बैठा है, तब भी वह समय से पहले भूख को महसूस करता है। और इसी घटना को हम लोग डिप्रेसेस एपेटाइट के नाम से जानते हैं, जिसमें एपेटाइट को इसको देखते ही आपको याद आ जाए तो एपेटाइट का अर्थ ही भूख होता है। यानी कि भूख संबंधित है, और वह भूख जो कि समय से पहले लग जाए। और यह समय से पहले लगती कब है? जब हम लोग व्रत रहते हैं, या कोई भी व्यक्ति मना कर देता है कि आज आपको खाना नहीं खाना है। इस स्थिति में ऐसा देखा जाता है। तो इसी को हम लोग डिप्रेसेस एपेटाइट के नाम से जानते हैं। अगला जो आपका टर्म आता है गैस्ट्रोएसोफेगल, शायद दिख रहा होगा। देखिए, गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लेक्स रोग बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि बहुत भूलता है। थोड़ा सा इसे हम समझने का प्रयास करेंगे जिससे हमें लंबे समय तक याद रहे। अब देखिए इसको हम कैसे याद रखेंगे। देखिए यहाँ पर दिख रहा है एसोफेगल, लेकिन एसोफेगल से हमको फ्रेगस नज़र आ गया, और हम लोग देखेंगे इसोफेगस हो गया। इसोफेगस माने क्या होता है? आपकी होती है ग्रास नली, यानी कि वह नली जो आपके मुख से आमाशय को जोड़ती है, उसी को हम लोग इसोफेगस के नाम से जानते हैं। आपका यहीं पर है गैस्ट्रो। अब गैस्ट्रो को हम लोग जोड़ेंगे इससे गैस्ट्रिक होना, गैस्ट्रिक की स्थिति में हम लोग क्या देखते हैं? एसिडिटी में होता क्या? आप सभी लोग जानते हैं कि कच्ची डकार, यानी कि जो कि आपके जठर रस है वह आपके ग्रासनली में आ जाना, जिससे खटास का फील होना, हम लोग कहते हैं एसिडिटी है।
बार बार इस तरह से गले में जलन हो रही है, वही आपका है। तो देखिए गैस्ट्रो यानी कि एसिडिटी, आपकी गैस्ट्रिक समस्या उसमें एसिडिटी है, यानी कि ये आपका एसिड है। और एसोफेगल माने कि एसोफेगस यानी ग्रास नली, यानी एसिडिटी का यानी एसिड का आपके ग्रास नली में। रिफ्लेक्स माने होला, रिफ्लेक्स का अगर रिफ्लेक्शन की बात करें तो इसका तात्पर्य होता है अपवर्तन, अपने मार्ग से मुड़ जाना। तो जब भी हमारा जो है जठर रस है, अगर हम बात करें जो आपका अम्लीय पदार्थ है, वो अपने मार्ग से मुड़ करके आपके इसोफेगस यानी कि ग्रास नली में आ जाए, तो इस घटना को हम लोग गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लेक्स रोग के नाम से जानते हैं। अब चलिए देखिए इसकी भाषा में, इसको हम याद रखने के लिए इतने टर्मों का हमने यूज किया जिससे आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे देखिए रिफ्लेक्स से हम लोग इसको रिलेट करते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मतलब होता है अपवर्तन। अपवर्तन की क्रिया को हम लोग देखते हैं, उसका मतलब होता है जब भी प्रकाश किरण अपने मार्ग से मुड़ जाए, अपने मार्ग से प्रवृत्त होकर निकल जाए। तो इसे रिलेट करके हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए यह अव्यवस्थित खान पान का परिणाम है। जो आपको गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लेक्स रोग है, यह अव्यवस्थित खान पान का परिणाम है। अर्थात यह रोग उस स्थिति में होता है जब व्यक्ति सही प्रकार से भोजन ग्रहण नहीं करता या शरीर की आवश्यकता के हिसाब से ग्रहण नहीं करता। ऐसी स्थिति में गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लेक्शन रोग हो जाता है। आपको पता है कि हमको एसिडिटी कब होती है, हमको एसिडिटी कब होती है, हम आवश्यकता से अधिक भोजन कर लेते हैं या भूखे रहते हैं, पुनः कुछ खा लेते हैं, यानी कि खाने का कोई निश्चित समय नहीं होता, ना ही निश्चित मात्रा होती। इस स्थिति में हमको एसिडिटी होती है। और जो आपका गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लेक्स रोग है, इसमें यही होता है कि आपके ग्रास नली में बार बार जो कि आपके एसिडिटी है यानी कि गैस्ट्रिक फार्म है, उसका जो है एसिड फार्म है आपके ग्रास नली में बार बार आ जाना, जिसको हम लोग गले की जलन कहते हैं, और यही समस्या पर बनी रहती है। इसी समस्या को गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लेक्स रोग के नाम से जानते हैं, और यह कुछ नहीं है। चलिए हमारा अगला पॉइंट इसमें हो जाएगा भारत में पोषण संबंधी समस्याएं। भारत में पोषण संबंधी समस्याएं, तो इसमें देखिए आपके कई टर्म आते हैं, फुल फॉर्म आते हैं, जिसको हमें बार बार भूल जाता है, और इसी को लेकर के इसमें मैं आपसे बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले आता है PEM। अब भूलता क्यों है, या तो हम इसके फुल फॉर्म को ना जानते हों, और फुल फॉर्म को कई बार हम जान तो जाते हैं, लेकिन उसमें जो आपके इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है उसकी हम मीनिंग को नहीं जान पाते हैं। तो देखिए इसका फुल फॉर्म होता है प्रोटीन एनर्जी, यहाँ पे होता है माल न्यूट्रिशन। अब देखिए माल न्यूट्रिशन के अगर हम इसकी अर्थ की बात करें, इसका अर्थ होता है कुपोषण। और यहाँ पे आपको पता होगा प्रोटीन एनर्जी माने ऊर्जा, यानी कि ऐसा कुपोषण जिसमें आपके प्रोटीन की भी कमी हो और ऊर्जा देने वाले पदार्थ की कमी हो। ऊर्जा देने वाले पदार्थ कौन से हैं आपके हैं, कार्बोहाइड्रेट, यानी कि इन दोनों की कमी हो, उसी को हम लोग PEM कहते हैं। तो हमें पता है जो इनसे रोग होता है, आपका रोग कौन सा होता है, मैरास्मस, रोगा मैरास्मस। यहीं पर एक टर्म आता है PCM, यानी कि हो जाएगा प्रोटीन, कैलोरी, माल न्यूट्रिशन। अब यहाँ पे आपको पता हो गया कि आपका कुपोषण इसका अर्थ होता है, और यहाँ पे कैलोरी है। कैलोरी क्या होती है, ऊष्मीय ऊर्जा का मापन है, ऊष्मीय ऊर्जा के मापन की इकाई है। कैलोरी क्या है, ऊष्मीय ऊर्जा की मापन की इकाई है, ऊष्मीय ऊर्जा के मापन की इकाई है। तो यहीं पर थोड़ा सा हम जान लेते हैं
क्योंकि पता हमको है कि ऊर्जा का अंतर्राष्ट्रीय जो मात्रक होता है वो आपका जूल होता है, जो कि आपके टीजीटी में बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जान लीजिए एक जो जूल बराबर होता है वह 0.24 कैलोरी होता है। और या तो हम इसको इस प्रकार जाने, एक कैलोरी बराबर होता है आपका 4.184 जूल होता है। इतनी बातें हमारे हो गई। चलिए अब हम नेक्स्ट को देखते हैं। जबकि यहाँ पर देखिए कैलोरी जो है ऊर्जा का मात्रक यानी प्रोटीन, और आपके यहाँ पर ऊर्जा किससे मिलेगी, आपके कार्बोहाइड्रेट से मिलेगी। तो यानी बात एक है, सिर्फ इसके नाम दो हैं और इनको इकाई को लेकर के बात की गई है। चलिए अगला जो टर्म हमारा है जिससे हम लोग कंफ्यूज होते हैं, IDA। यानी कि IDA यानी कि आयरन, डी से डिफिशियंसी, DEFICIENCY डिफिशियंसी, और ए से एनीमिया। क्योंकि हमें पता है, पहले से पता है कि आपके जो आयरन की कमी से क्या होता है, एनीमिया होता है। और डिफिशियंसी मतलब क्या होता है, डिफिशियंसी का अर्थ होता है कमी, यानी कि आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया। तो यही आपका है IDA। आपसे इसका कई बार फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है और इसको हम लोग इस तरह से याद करते हैं, जब हम लोग इसके अर्थ को नहीं जानते हैं तो हमें ये भूल जाता है। अब जनरली जब हमको इतना पता होगा इसका कमी होता है तो हम लोग करेंगे IDA मतलब आयोडीन की कमी से होने वाला रोग एनीमिया, यानी कि आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। चलिए हमारा दूसरा टर्म आता है इसमें VAD, यानी कि V से आपका विटामिन हो गया, विटामिन A, और D से आपका हो जाएगा डिफिशियंसी, DE होगा, DEFICIENCY आयरन। देखिए विटामिन A डिफिशियंसी यानी कि विटामिन A की कमी। विटामिन A की कमी से आपको पता है सबसे पहले जो नज़र आने वाली समस्या है वो आपकी क्या है, रतौंधी। तो यहाँ पर फुल फॉर्म को हम लोग जान रहे हैं, अभी इस पर विशेष बात करने लगे तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। अगला आता है आपका आता है IDD, यानी कि देखिए क्या है, आयोडीन, IODIN आयोडीन डिफिशियंसी, डिसऑर्डर। आपको पता है डिसऑर्डर मतलब विकार, और डिफिशियंसी मतलब कमी, आयोडीन मतलब आयोडीन, यानी कि आयोडीन की कमी से होने वाला विकार, वही आपका IDD है। चलिए इसमें एक दो टर्म और जोड़ लेते हैं हम लोग देखते हैं अंडर वेट पर्सन। अंडर वेट पर्सन, देखिए अंडर वेट पर्सन इसका निर्धारण आपके आयु के साथ होता है, यानी कि आयु के साथ होगा, यानी कि शरीर का भार आयु के अनुरूप उचित भार से कम। अंडर वेट तभी होगा यानी कि शरीर का भार आयु के अनुरूप उचित भार से कम, वही आपका अंडर वेट हो जाएगा, अंडर वेट पर्सन हो जाएगा। यहीं पर एक आपका आता है क्षयकारी, क्षयकारी, इसको इंग्लिश में कहते हैं डिसिपेशन, डिसिपेशन इंग्लिश में कहते हैं क्षय होना। लोग कहते हैं इनका क्षय हो गया, इनका पतन हो रहा है। तो पतन मतलब कि पतन कब कहेंगे, जब उसकी आकृति को प्राप्त कर लेना और पुनः उसमें कम, यानी कि लंबाई के हिसाब से, यानी कि जब भार ऊंचाई की तुलना में पर्याप्त नहीं होता है तब ऐसी स्थिति को क्षयकारी कहा जाता है। क्षय हो रहा है इनका पतन हो रहा है। तो पतन कैसे होगा, जब पहले उस स्थिति को हम प्राप्त कर लिए हैं, यानी कि हमने तो लंबाई को प्राप्त कर लिया है, लेकिन लंबाई के हिसाब से हमारा जो भार है वह नहीं है, इसी को क्षयकारी के नाम से जाना जाता है। अगला आपका आता है बौनापन, बौनापन, इसको इंग्लिश में बोलेंगे स्टंटिंग,
और आपका यही जो है इंग्लिश टर्म ही बहुत पूछता है। जब शरीर की ऊंचाई आयु के अनुरूप ना हो, जब शरीर की ऊंचाई आयु के यानी कि आपकी आयु 10 साल हो जाए और आपकी ऊंचाई 2 फुट हो, तो जब शरीर की ऊंचाई आयु के अनुरूप ना हो तो इस स्थिति को बौनापन के नाम से जाना जाता है। और इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपका टर्म आता है फीटल एल्कोहल सिंड्रोम। फीटल एल्कोहल सिंड्रोम। अब देखिए, सबसे पहले इसके एक एक हम शब्द को समझने का प्रयास करेंगे। फीटल का अर्थ होता है भ्रूण, भ्रूण। एल्कोहल मतलब पता आपको एल्कोहल, और सिंड्रोम मतलब जो साथ चलता है। अब साथ कैसे चलेगा, देखिए फीटल माने भ्रूण, एल्कोहल यानी कि भ्रूणावस्था में एल्कोहल के प्रयोग से आपका भ्रूण प्रभावित होगा। तो भ्रूणावस्था में पलने वाला जो बच्चा वो एल्कोहल का यूज करेगा नहीं, अर्थात जो भ्रूणावस्था है यानी कि वह गर्भ में होगा। अब गर्भ को धारण कौन कर रही है, एक स्त्री की है, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा आपके, अगर मैं इसकी बात करूं तो गर्भावस्था में यदि माँ एल्कोहल का प्रयोग आवश्यकता से अधिक करती है, यानी कि जो भी महिला गर्भ को धारण कर रही है वह जो है इस अवस्था में एल्कोहल का प्रयोग आवश्यकता से अधिक करती है, तो गर्भ में पल रहे गर्भस्थ शिशु को फीटल एल्कोहल सिंड्रोम देखने को मिलता है। तो पल रहे गर्भस्थ शिशु में फीटल एल्कोहल सिंड्रोम देखने को मिलता है। अब देखिए, जब एक नॉर्मल व्यक्ति एल्कोहल को ग्रहण करता है तो आप लोग देखते हैं कि वह चीज़ों को भूल जाता है, उसको वह चीज़ें बाद में याद नहीं रहती हैं, यानी कि आपके लोग इस तरह से जैसे लगता है कि उनका दिमाग ही पूर्ण तरह से कार्य नहीं कर रहा है, अर्थात इस तरह से अपने हिलते डुलते रहते हैं। तो ठीक वही स्थिति आपके भ्रूणावस्था में जब एल्कोहल की मात्रा गर्भस्थ महिला के द्वारा अधिक की जाती है तो इससे बच्चा प्रभावित होता है, जिसमें शिशु शारीरिक रूप के साथ साथ मानसिक रूप से भी कमजोर हो जाता है। चिड़चिड़ापन व क्रियाशील कम या कम आईक्यू वाला, सामाजिक एवं व्यवहारिक रूप से असामंजस्य करने वाला होता है, यानी कि पूर्ण रूप से यह प्रभावित अगर हो जाएगा बच्चा फीटल एल्कोहल सिंड्रोम से तो आपका चिड़चिड़ा हो सकता है, उसका आईक्यू कम हो सकता है और मानसिक रूप से कमज़ोर हो सकता है और समाज एवं व्यवहारिक रूप से असमंजस्य करने वाला हो सकता है। तो इतना हमने आपके साथ विभिन्न बिंदुओं पर बात किया। यदि आपको वीडियो समझ में आई हो, यदि आपके लिए कहीं ना कहीं उपयोगी हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।